अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 और आज उसका पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स और दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड्स। चैप्टर के शुरू में वो एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, के जो एटम्स है वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होती है? केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स होती है जो कि एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो वो पूछता है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। कहता है एटम्स के बाद ये सलाहियत होती है कि वो अपनी एनर्जी को कम कर सकते हैं। दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। अब वो अपनी एनर्जी को कम कैसे करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि वो दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना बिकॉज इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। अब इससे होता क्या है कि जब वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं ना, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, हाउ डू एटम्स सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। कहता अब सवाल ये है कि वो जो एटम्स है वो अपनी एनर्जी कम कैसे करते हैं। द अर्ली केमिस्ट हैड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस अ लॉन्ग टाइम अगो। कहता जो शुरुआत में केमिस्ट थे वो भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। दे फाइनली सक्सीडेड टू गेट एन आंसर ओनली व्हेन द नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन एंड जीनोन वर डिस्कवर्ड। अब उनको इस सवाल का जवाब तब मिला जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई। अब नोबल गैसेस एक ख़ास गैसेस होती हैं जिनके अंदर इंतहाई ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो उनको इस बात का जवाब मिला नोबल गैसेस की डिस्कवरी के साथ। Helium has 2 electrons in its outermost shell, while all other noble gases have 8 electrons in their outermost shell. अब जब उन्होंने नोबल गैसेस को स्टडी किया ना, तो उनको ये पता लगा कि जो नोबल गैसेस है उसमें पहली गैस है हीलियम, उसके आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो हीलियम के अलावा जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। We also know about these gases that neither their atoms combine with themselves nor with other atoms. कहता है हमें ये भी बात पता है कि जो गैसेस है ना, ये ना तो अपने एटम्स के साथ रिएक्शन करती हैं, ना ही किसी और किस्म के एटम के साथ रिएक्शन करती हैं। द प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस लैक ऑफ रिएक्टिविटी वाज देयर स्टेबिलिटी। तो अब ये रिएक्टिव क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि ये स्टेबल है। It was suggested that these gases were stable due to the presence of 2 electrons in helium and 8 electrons in the outermost shell of the rest of the gases. अब इनकी स्टेबिलिटी की रीज़न क्या है? वो हमने अभी पढ़ी है कि जो इनकी स्टेबिलिटी की रीज़न ये है कि क्योंकि इनके आखिरी शेल में अगर तो हीलियम गैस है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हीलियम के अलावा जितनी भी गैसेस हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये है उनकी स्टेबिलिटी की रीज़न। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो पहली डायग्राम में उसने हीलियम नोबल गैस शो किया। हीलियम के अंदर देखें तो उसके आखिरी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप बाकी 2 गैसेस को देखें, नियोन और आर्गोन को, तो उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे हमें मालूम हुआ कि ये गैसेस स्टेबल इसलिए होती हैं क्योंकि इनके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो हीलियम गैस है, अदरवाइज इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है ऑक्टेट एंड डुप्लेट रोल। अभी जो हमने पूरी डिस्कशन की है तो इससे 2 हमें कानून पता लगे। एक है डुप्लेट रूल, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम विच हैव ओनली द फर्स्ट शेल इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। कहता है अगर तो हीलियम है या हाइड्रोजन गैस है, तो अगर उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे तो इस रूल को हम कहेंगे डुप्लेट रूल, यानी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, इसको कहते हैं डुप्लेट रूल। नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है तो इस रूल को कहते हैं ऑक्टेट रूल। हाउ डू एटम्स फॉलो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। अब सवाल ये है कि एटम्स ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो कैसे करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ डुप्लेट और ऑक्टेट रूल वाज फॉलोड बाय अनदर सिमिलर सजेशन that atoms form bonds because they would like to lower their energy by completing their duplet or octet। कहता अब एटम अपने ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को ऐसे फॉलो करते हैं कि वो आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, तो जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल फॉर सोडियम एटम, इट इज़ ईजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज इट सेल्फ देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स वाइल कम्प्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि सोडियम एटम को अगर हम लेना तो सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसके पास खुद पे 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन चाहिए उसको 7 है, तो वो क्या करता है अपना 1 भी लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर आप डायग्राम देखें तो उसके आखिरी शेल जो कि तीसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करता है, बजाय इसके 7 मजीद इलेक्ट्रॉन ले वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरी एग्जांपल है, इन दिस वे इट इज़ एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन एटम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ प्रोटॉन।
और गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ हाइड्राइड आयन। इन द लेटर केस इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। अब हाइड्रोजन की अगर बात करें ना, तो हाइड्रोजन के अंदर भी 2 केसेस हैं। हाइड्रोजन के अंदर ना सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको अपना डुप्लेट रूल फॉलो करने के लिए एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करता है, एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है हाइड्राइड आयन के अंदर। नेक्स्ट उसने जिक्र किया है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ना हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, जो आप डायग्राम में देखें, उसके जो पहले 2 कॉलम्स हैं ना, उसमें पहले कॉलम को कहते हैं अल्कली मेटल्स और जो दूसरे कॉलम के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो वो कहता है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर देयर फॉर एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब जो अल्कली मेटल्स हैं उनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बजाय कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन मजीद लें, वो अपने भी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन उनको लूज़ कर देते हैं। इसलिए वो क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं। विल फॉर्म बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और फ्लोरीन या क्लोरीन को दे देते हैं और उनके साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए इस तरह उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। Although in the beginning octet rule played a significant role in understanding the nature of chemical bond, yet further investigation found it to be less important। कहता अगरचे शुरुआत में ऑक्टेट रूल जब दरियाफ्त हुआ था तो इससे काफ़ी हद तक केमिकल बॉन्ड की समझ आ गई थी, लेकिन बाद में जब मज़ीद रिसर्च हुई तो पता लगा कि ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है केमिकल बॉन्ड। A chemical bond is a force of attraction between the atoms which hold them together in the form of molecule or a compound। केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किनके दरमियान, एटम्स के दरमियान, और ये एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो जब एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर। When atoms of different substances approach each other there are 2 possibilities। कहता है जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं ना तो 2 केसेस हो सकती हैं। दे में अट्रैक्ट और दे रिपेल ईच अदर। या तो वो एक दूसरे को आपस में खींचेंगे या वो एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। अट्रैक्शन इज ग्रेटर दैन रिपल्शन। पहला केस डिस्कस करें कि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्शन से, इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम डोमिनेट्स द फोर्स ऑफ रिपल्शन। कहता है अगर उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ जाती है जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स लोअर। तो जो सिस्टम है उसमें उनकी एनर्जी कम हो जाती है। एंड एज अ रिजल्ट द 2 एटम्स विल रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो दोनों एटम्स हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। दूसरा केस है रिपल्शन इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन, कि अगर रिपल्शन ज़्यादा है अट्रैक्शन कम है, द 2 एटम्स सिंपली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब जब रिपल्शन बढ़ गई है तो वो एक दूसरे के करीब आने की बजाय एक दूसरे से मूव कर जाएंगे दूर। नेक्स्ट उसने एक डिफाइन दी है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन शेल्स एंड सबशेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। के न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं ना, उनकी तरतीब को कि किस तरह वो अरेंज है शेल्स के अंदर या सब शेल्स के अंदर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब केमिकल बॉन्ड की टाइप कौन कौन सी हैं, तो इसकी मेन 3 टाइप्स हैं। एक है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरी है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पहले हम डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्ड। दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। कहता है ये बॉन्ड तब बनती है जब एटम्स है ना इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर देंगे या वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेंगे। टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। वो ये क्यों करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों करते हैं या गेन क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि वो जो नोबल गैसेस हमने पढ़ी हैं उनकी स्टेबिलिटी को हासिल कर लें। बिकॉज दिस इज़ अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्योंकि हमें पता है कि जो नोबल गैसेस हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो एटम्स यही कोशिश करते हैं कि वो किसी ना किसी तरह नोबल गैसेस वाली स्टेबिलिटी हासिल कर लें। एक और तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये बॉन्ड तब भी बनती है जब एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ चले जाएं, तो उस बॉन्ड को भी हम कह देते हैं आयनिक बॉन्ड। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें एक कंपाउंड बनाएंगे सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल एंड इम्पोर्टेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट केमिकली। अब ये जो कंपाउंड है ना सोडियम क्लोराइड, ये 2 एलिमेंट्स का बना हुआ है, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर शोन। अब ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नीचे टेबल में बताई गई है। पहले देखें सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
दूसरे शेल में अगर देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो तीसरा शेल है इसका जो कि आखिरी शेल है उसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर आप क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके पहले शेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो उसका आखिरी शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप टेबल पे गौर करें तो सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और जो क्लोरीन है उसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो होगा क्या कि जो सोडियम है ना वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और किसको दे देगा, क्लोरीन को। An electron from the outermost shell of sodium atom is transferred to the outermost shell of chlorine atom। तो वो कहता होगा क्या कि जो सोडियम है ना उसका जो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। बोथ दीज एटम्स एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैसेज। इससे होगा क्या कि जो दोनों एटम्स है ना वो नोबल गैसेज वाली स्टेबिलिटी हासिल कर लेंगे। अब रिएक्शंस पे गौर करें कि रिएक्शन क्या होगा। पहला रिएक्शन देखिए सोडियम का। अब सोडियम ने क्या करना है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देना है। तो देखिए जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव आयन के अंदर, और जो क्लोरीन है उसने वो इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो जब क्लोरीन में वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव के दरमियान। तो अब सोडियम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे जिसको हम कहते हैं NaCl। Sodium chloride formed as a result of the chemical reaction contains the positively charged ions and the negatively charged ions। तो जो नया कंपाउंड बना है हमारा सोडियम क्लोराइड उसके अंदर सोडियम आयंस भी होंगे और क्लोरीन क्लोराइड आयंस भी मौजूद होंगे। These oppositely charged ions are thus held together by the electrostatic force of attraction। अब जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं हम बार बार पढ़ चुके हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। तो ये जो सोडियम और क्लोरीन इन पर ऑपोजिटली चार्ज है तो ये एक दूसरे को खींचेंगे और आयनिक कंपाउंड बना देंगे। द केमिकल बॉन्ड दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के दरमियान क्लोरीन और सोडियम आयंस के दरमियान उसको हम कह देते हैं आयनिक बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। एंड द कंपाउंड हैविंग सच अ बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। वो कंपाउंड जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होती है उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो डायग्राम में उसने दोबारा से वही चीज़ शो की है डायग्राम के थ्रू। सोडियम को देखें तो उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको उसने क्रॉस से शो किया हुआ है, और क्लोरीन देखें तो उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जिसको उन्होंने डॉट से शो किया है। तो होता क्या है कि जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है क्लोरीन के पास, जिसकी वजह से सोडियम को देखें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी वो सोडियम आयन बन गया, और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, यानी वो बन जाएगा क्लोराइड आयन। नेक्स्ट उसने एग्जांपल्स दिए हैं मज़ीद के सोडियम जो है वो अभी हमने देखा क्लोरीन के साथ उसने कंपाउंड बनाया। कहता है इसके अलावा सोडियम और भी एटम्स के साथ अपना कंपाउंड बना सकता है, फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ। जैसे जब सोडियम फ्लोरीन के साथ मिलेगा तो वो बना देगा NaF सोडियम फ्लोराइड, और जब सोडियम ब्रोमीन के साथ मिलेगा तो वो बना देगा सोडियम ब्रोमाइड यानी NaBr। It should be noted here that an electron or electrons which take part in a chemical reaction come only from the outermost shells of the atom। कहता है जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना जब वो रिएक्शन करते हैं तो सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन करते हैं जो कि एटम्स के आखिरी शेल में मौजूद होते हैं। जो अंदर वाले शेल्स में मौजूद होते हैं वो कभी भी रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट उसने एक और एग्जांपल डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। कैल्शियम एन अल्कलाइन अर्थ मेटल लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड। अब जो कैल्शियम है ना ये सेकंड ग्रुप में आता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और अपना कंपाउंड बना देगा कैल्शियम क्लोराइड। अगर आप रिएक्शन पे गौर करें तो कैल्शियम Ca 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो उस पर 2+ का चार्ज आ जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अब गेन कर लेगा क्लोरीन, और 2 Cl नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो CaCl2 कंपाउंड बन जाएगा। आखिर में वो बताता है कि दीज आयंस देन सराउंड ईच अदर 3 डायमेंशनली टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस। कहता है ये जो आयंस है ना जिनसे मिलकर आयनिक कंपाउंड बनता है ये आयंस ना एक दूसरे के गिर्द अरेंज हो जाते हैं, एक तरतीब के साथ अरेंज हो जाते हैं, और उस तरतीब की फॉर्म में ये क्रिस्टल बना देते हैं। अगर हम क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करें, अ क्रिस्टल लैटिस इज़ अ हाईली ऑर्डर्ड रिपीटिंग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहता है क्रिस्टल लैटिस एक ऐसा सॉलिड होता है जिसके अंदर जो आयंस होते हैं या एटम्स होते हैं वो बेतहाशा तरतीब के साथ मौजूद होते हैं, एक ख़ास तरतीब और पैटर्न के साथ मौजूद होते हैं। जैसे अगर आप देखें NaCl, तो NaCl में जो आयंस है ना सोडियम और क्लोरीन वो एक क्यूब की शक्ल में अरेंज होते हैं। जो क्यूब होती है ना जिसकी 6 साइड होती हैं,
तो वो एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं एक प्रॉपर तरतीब के साथ। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड का भी एक क्रिस्टल बन जाता है। नेक्स्ट उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपके इस टॉपिक में। पहला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड। वो पूछता है कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आयनिक बॉन्ड से बनाते हैं। तो इसका जवाब है एलिमेंट्स टिपिकली फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल, फॉर एग्जांपल Na कैल्शियम। कहता है वो एलिमेंट्स जो पहले या दूसरे ग्रुप में हैं, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स विद नॉन मेटल्स टिपिकली फ्रॉम ग्रुप 16 एंड 17, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो वो बॉन्ड बनाते हैं पीरियोडिक टेबल के उन एलिमेंट्स के साथ जिनका ताल्लुक ग्रुप नंबर 16 या 17 के साथ है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, क्लोरीन। अभी जो हमने एग्जांपल भी पढ़ी है उसमें अगर आप देखें तो जो सोडियम है उसका ताल्लुक पहले ग्रुप से है और वो बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ जिसका ताल्लुक 17 ग्रुप के साथ है। दूसरा क्वेश्चन में पूछता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए किन कंडीशंस को फॉलो करना ज़रूरी है या क्या कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। उसके लिए 3 कंडीशन मेंशन है। पहली है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, के जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, और अमूमन मेटल से नॉन मेटल की तरफ वो ट्रांसफ़र होता है। दूसरा कंडीशन है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, के इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए 1.7 से। और तीसरी कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, के जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो जो आयंस है वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में एक दूसरे के गिर्द अरेंज हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।